उपाध्यक्ष जी, मुझे लगता है इस सदन में महंगाई की चर्चा अभिशप्त हो चुकी है। हर सत्र में हम ये कोशिश करते हैं कि पहले ही दिन हम महंगाई पर चर्चा कर सकें, लेकिन हर बार ये चर्चा किसी न किसी कारण से उलझ जाती है और कई कई दिन तक रुकी रहती है और बहुत चीजों के सुलझने के बाद शुरू होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमारे वामपंथी साथियों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था महंगाई पर। 2 दिन तक कार्यवाही उस पर बाधित रही। तीसरे दिन 24 तारीख को स्पीकर साहिबा ने उस स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। तो उनके कक्ष में बैठकर हमने तय किया कि हम 193 में ही चर्चा कर लेंगे, मगर आज ही चर्चा कर लेंगे। 24 तारीख की शाम को उस सहमति के अनुसार हम सदन में आए। शरद यादव जी बैठे थे, गुरदास दास गुप्ता जी ने प्रारंभ भी कर दिया बोलना, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इतना व्यवधान डाला गया कि फिर कार्यवाही स्थगित हो गई और सदन उठ गया। और उसी दिन रात को सरकार ने एक ऐसा निर्णय कर लिया जिससे समूचा विपक्ष तो उद्वेलित हुआ ही, सरकार के अपने घटक दलों के लोग, सरकार के सहयोगी दलों के नेता, वो भी निर्णय के विरोध में खड़े हो गए और 1 सप्ताह उसमें गुजर गया। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रणब दा को, जिनके पहल पर, जिनकी सक्रियता से सबसे बातचीत करने के बाद कल एक निर्णय हुआ उस फैसले को लंबित रखने का, और यह हुआ कि सदन की कार्यवाही चले और कल सदन की कार्यवाही चली। कल यह तय हुआ कि हम आज 12 बजे ये चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज 12 बजे एक नया मसला आ खड़ा हुआ। बहुत पहले से हमारा ये स्टैंड रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में जो दोष, जो अपराध राजा का है, वही चिदंबरम जी का भी है, और इसलिए हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि उनका भी इस्तीफा लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी कार्यक्रम नहीं जाएगा, सिर्फ इनका जाएगा। बढ़ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राजा का इस्तीफा ले लिया, चिदंबरम जी का नहीं लिया। इसके लिए हम बार बार उनके इस्तीफे की मांग करते रहे। आज चूंकि उसमें एक नया आयाम जुड़ा, इसलिए आज हमने वो मांग फिर से उठाई। उसके कारण फिर कार्यवाही बाधित हुई। लेकिन प्रणब जी गवाह हैं। दोपहर में प्रणब दा का फोन मुझे आया तो मैंने तुरंत उन्हें कहा कि हमारी मांग अपनी जगह बरकरार रहेगी प्रणब दा, लेकिन सदन की कार्यवाही चलेगी और 2 बजे से हम इस प्राइस राइज पर चर्चा शुरू करेंगे। मुझे खुशी है, बहुत शांति से वो चर्चा प्रारंभ हुई। चाको जी ने बीच बीच में कुछ जगह प्रवोक करने की कोशिश की, जिसके कारण से थोड़ा बहुत व्यवधान हुआ, लेकिन चर्चा आगे बढ़ रही है। उपाध्यक्ष जी, ये 15वीं लोकसभा का 9वां सत्र है और मैं प्रणब दा को याद दिलाना चाहती हूं कि चाहे वो वित्त मंत्री थे चाहे नहीं थे, मगर हर समय हम सरकार को महंगाई पर झकझोरते रहे। पर पता नहीं क्या कारण है कि आम आदमी के दर्द की परवाह किए बिना आंख मीचकर और कान भींचकर ये सरकार अपनी राह पर चले जा रही है। 2 बार इस सदन से प्रस्ताव पारित हुआ और मुझे दुख हुआ प्रणब दा कि उस प्रस्ताव का जवाब देते हुए जो वक्तव्य आपने सदन के पटल पर रखा वो बहुत तकनीकियों से भरा हुआ है। इट इज टू टेक्निकल आ स्टेटमेंट प्रणब दा, टू टेक्निकल आ स्टेटमेंट। आपने महंगाई के जाल में फंसे हुए व्यक्ति को आंकड़ों के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश की है। 11 पन्नों का वक्तव्य है ये आपका, और पहले 5 पन्नों में 34 बार आंकड़े दिए गए, 34 टाइम्स। मैंने बहुत बार कहा है कि महंगाई से मर रहे आदमी का पेट आंकड़ों से नहीं भरता, दानों से भरता है। लेकिन आप लोग बार बार परसेंटेज में, फीसदी परसेंटेज में बात करके और आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, और केवल आंकड़े नहीं देते आपके मंत्री अजीब से अजीब तर्क देकर महंगाई का औचित्य भी ठहराने की कोशिश करते हैं। कभी आपके एक मंत्री कहते हैं गरीबों ने खाना खाना ज्यादा शुरू कर दिया इसलिए महंगाई बढ़ गई। कभी कहते हैं किसानों को ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया इसलिए महंगाई बढ़ गई। कभी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में कीमतें बढ़ गई इसलिए महंगाई बढ़ गई।
और हालिया बयान तो कृषि राज्य मंत्री का सुना मैंने, श्री चरणदास महंत का, बोले जनसंख्या बढ़ गई इसलिए महंगाई बढ़ गई। प्रणव दा, कौन से गरीब ने खाना खाना ज्यादा शुरू कर दिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आपको मालूम है कि एक समय था जब गरीब केवल आटे में नमक डालकर रोटी बना लेता था, ऊपर प्याज और मिर्चा रख के रोटी खा लेता था, लेकिन भरपेट खाता था। दोनों समय नमक के साथ रोटी, प्याज, हरी मिर्च के साथ मिलती थी उसे। आपके इस राज ने तो उससे रोटी, प्याज, नमक का निवाला भी छीन लिया। मैं अपने पास नमक, आटा और प्याज तीनों के दाम लेकर आई, और मेरे दाम पुराने नहीं है 2010 के, जैसे गुरदास दास गुप्ता कह रहे थे। मेरे दाम इस महीने दिसंबर के हैं और मेरे अपने राशन के बिल के हैं। 3 दिसंबर को मेरा राशन आया, ये उस बिल को मैं लेकर के आई हूं। और मेरा राशन किसी बड़ी दुकान से नहीं आता प्रणवदा, केंद्रीय भंडार से आता है, जहां दाम नियंत्रित होते हैं। केंद्रीय भंडार पंडारा पार्क का बिल है ये। आटा 18 रुपए 20 पैसे किलो, 182 रुपए का 10 किलो। चावल गुरदास दा 2010 की बात कर रहे थे, 18 रुपए 20 की। मोटा चावल परमल 27 रुपए किलो। नमक 13 रुपए किलो। और बगल में मगर डेयरी से, जहां सफल की दुकान है, जहां दाम नियंत्रित होते हैं, वहां से प्याज 25 रुपया किलो। केवल अगर नमक डालकर आटे में रोटी बनाकर प्याज से खाना चाहे तो 18 रुपए किलो का आटा, 13 रुपए किलो का नमक और 25 रुपए किलो का प्याज उसे मिलता है। बताइए वो 2 वक्त पेट कैसे भर सकता है? ये दोनों बिल है मेरे पास, मदर डेयरी के भी और केंद्रीय भंडार के भी। आप कह रहे थे अरहर की दाल इसमें 72 रुपए किलो लिखी है, चीनी 33 रुपया किलो लिखी है, सरसों का तेल 88 रुपया किलो लिखा है। ये इस तारीख के 3 दिसंबर के दाम हैं जो मैं साथ लेकर के आई। लेकिन आप गरीबों के खाने की बात क्या करेंगे? आपने तो गरीबी के मानक ही बदल दिए। आपके योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फिया बयान देकर कहा कि शहर में 32 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला, अपने ऊपर खर्च करने वाला व्यक्ति और देहात में 26 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के बाहर हो गया। ये हल्फिया बयान है, एफिडेविट है मोन्टेक सिंह आलूवालिया, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, और ये मैं उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोट लेकर आई, जिसमें मोन्टेक सिंह आलूवालिया कहते हैं कि हमने तो महीने के हिसाब से तय किया था, ये दिन का करके दिखा रहे हैं इसलिए कम दिखता है। इन अवर एफिडेविट टू द सुप्रीम कोर्ट, we had reported the poverty line in terms of monthly expenditure for a family, because this is how household budgets are normally understood. However, in public discussion, the monthly consumption expenditure has been converted into a daily per capita figure, namely ₹32 for urban areas and ₹26 for rural areas, which makes it appear very low. It doesn't make it appear very low, Pranavda, it is very low. ये दिखाई नहीं देता कम, ये है ही कम, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया, जो हल्फिया बयान दिया, एफिडेविट, उसमें लिखा कि 5 जन का परिवार शहर में यदि 4,824 रुपया महीना खर्चता है और 5 जन का परिवार देहात में यदि 3,905 रुपया खर्चता है तो वो गरीबी की रेखा से बाहर हो गया। तो विश्लेषकों ने क्या किया? 4,824 को 5 से तकसीम किया। अगर 4,824 रुपया 5 के लिए रखा तो एक के जिम्मे कितना आता? जवाब आया 960। 3,905 को भी 5 से तकसीम किया, जवाब आया 780। तो उन्होंने कहा ये महीने का खर्चा है, दिन का खर्चा क्या आएगा? 960 को 30 से तकसीम किया, जवाब आया 32, और 780 को 30 से तकसीम किया, जवाब आया 26। हमारे यहाँ कहते हैं इसमें कौन से भेद पढ़ने हैं भाई, ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी ये गुणा भाग जानता है। वो गुणा भाग करके ये निकाला कि 32 रुपया प्रतिदिन का शहर में और 26 रुपया प्रतिदिन का देहात में अगर कोई खर्चता है अपने पर, तो आप ये समझते हैं कि वो गरीबी की रेखा से बाहर, और जो राजकीय सहायता मिलती है,
जो शासन की सहायता बिलो पॉवर्टी लाइनों को मिलती है उसकी कतार से उसको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि तुम 32 रुपया प्रतिदिन अपने पर खर्च करते हो। और केवल ये नहीं, विश्लेषकों ने तो उसके आगे जाकर और भी इसको आगे तोड़ा। ये मेरे पास अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया 21 सितंबर 2011 का, जिसमें उन्होंने आगे तोड़ा इसको और कहा कि 32 रुपया और 26 रुपया कैसे कैसे खर्च के बारे बताया, क्योंकि जो 4,824 रुपया है उसमें खाना, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई सब शामिल है। तो क्या निकला मैं आपको सुनाऊं तो आप हैरान होंगे। ये अंग्रेजी में है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसका मैं हिंदी में करके लाई हूं। यदि एक व्यक्ति 5 रुपए 50 पैसे अनाज पर, 1 रुपया 2 पैसा दाल पर, 2 रुपया 33 पैसा दूध पर, 1 रुपया 55 पैसा तेल पर, 1 रुपया 95 पैसा सब्जियों पर, 70 पैसे चीनी पर, 44 पैसे फल पर और 78 पैसे नमक और मसालों पर खर्च करता है, तो वो व्यक्ति गरीबी की रेखा से बाहर हो गया। और जो दाम मैंने आपको बताया अभी गुरदासदा पढ़कर कि 72 रुपए किलो की दाल है और 88 रुपए किलो का तेल है, तो जरूर इसमें उसको 300 ग्राम आटा या 200 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल, ये 10 ग्राम का हिसाब, 20 ग्राम का हिसाब सोने के लिए होता है अध्यक्ष जी। 10 ग्राम का 1 तोला कहते हैं, वो भी नया तोला, पुराना तोला तो 12 ग्राम का था। यानी 2 तोला दाल, 1 पाव आटा या 2 तोला दाल, 1 चम्मच तेल, 1 चुटकी नमक, 20 दाने चीनी और 1 फाक संतरे की फल के नाम पर अगर उसे मिल जाती है तो वो व्यक्ति गरीबी की रेखा से बाहर हो जाता है। वो व्यक्ति इस सरकार की निगाह में अमीर हो जाता है। और इसको वो कहते हैं कि गरीबों ने खाना खाना ज्यादा शुरू कर दिया। ये इस सरकार का दिया गया आंकड़ा है और विश्लेषकों ने जिस आंकड़े को तोड़ा है वो मैंने आपके सामने रखा। एक और फ्रेज इस सरकार को बहुत अच्छा लगता है, राइजिंग लेवल ऑफ इनकम्स। ये जो बयान है इसमें भी इन्होंने लिखा है। कितने प्रश्न इस पर आए, सारे प्रश्नों के जवाब मैंने देखे, सब में ये फ्रेज जरूर है, a durable solution to inflation in an economy with rising income levels। मैं पूछना चाहती हूँ प्रणवदा, ये इनकम लेवल किनके राइज हो रहे हैं, किसकी आमदनी बढ़ रही है? ये ठीक है शायद 20% लोगों की आमदनी इस देश में बढ़ गई होगी, लेकिन वो विषमता फैलाती है। एक तरफ लोग 2000 रुपए पर प्लेट का खाना जाकर के 5 सितारा होटल में खा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग 2 समय की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही प्रणवदा, वित्त मंत्री जी जरा मेरी तरफ देखिए, मैं किन की बात कर रही हूँ। इस कागज को छोड़ दीजिए। टाइम ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन। नहीं वित्त मंत्री जी, अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो सेम लाइन पे बोलना ही पड़ेगा। आप ठीक कर लीजिए, भाषण बदल देंगे, लेकिन आप भाषण बदलने का मौका ही नहीं देते। अगर दाम बढ़ते 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 जाते हैं तो फिर हम कैसे भाषण बदलें? कुछ कम नहीं हुआ। मैं किन की बात कर रही हूं, एक आप जब जवाब प्लीज जस्ट 1 सेकेंड। टुडे द फूड इन्फ्लेशन हैज कम डाउन from 11.41% on 29th October to 6.6%. Almost half, 11.8%, it has come down to 6.6%. All the figures which you are quoting from the same sources, which is my source also. But I am not depending too much on it because I shall have to take the all 52 weeks in average. That's why I am not making too much tom-tomming. But please remember, you were in government for 6 years. Yes. I will respond. I know what you did. Country knows what you did. Please have the patience to listen to me
and I am listening to every word of you. Don't think that I am reading the note. That does not mean I am not. Please don't interrupt me. This is not a good practice. She has kindly considered, that's why I have risen. If she would not have considered, I would not have risen. At least please spare leader of the opposition, leader of the house. What I am saying, that I am not making any tom-tomming. This information I had in the morning, but I did not even speak to the media because I know there are so many things which are to be addressed. I am listening to every word of you, though I am reading the note. Please remember that. I'll always yield to the leader of the house as many times as you want. एक मिनट। वित्त मंत्री जी, आप सदन के नेता भी हैं। मैंने कहा मैं जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार यील्ड करूंगी और आपकी बात को ध्यान से सुनूंगी भी। लेकिन आप जिन फिगर्स की बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा मैं पुराने फिगर्स नहीं दे रही। मेरा बिल 3 तारीख का है और आज 8 तारीख है। मैं 5 दिन पहले जो राशन खरीद कर लाई हूँ, जो राशन मेरे अपने घर में आया है, कितने पैसे देकर आया है, मैं वो आंकड़े रख रही हूँ। आपको अधिकारी क्या आंकड़े देते हैं परसेंटेज में, वो मुझे नहीं मालूम। प्लीज फीसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी केवल वो भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है। आम आदमी वो भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। ये मेरे घर का बिल है 3 तारीख का, 5 दिन पहले का। आप 6.6 क्या सेलिब्रेट करिए, सरकार में जश्न मनाइए 6.6 का। लेकिन आम आदमी का जहां तक सवाल है, आम आदमी को कोई राहत महंगाई से नहीं मिली है। ये 3 तारीख के आंकड़े में दे रही हूँ, जो मेरे घर के राशन का बिल है, जो मेरे घर के दूध का बिल है, जो मेरे घर की सब्जियों का बिल है। दूध ये रिकॉर्ड तो नहीं जाएगा। और आपने मुझे 1 मिनट, आपने मुझे चुनौती देकर कहा कि 6 साल आप भी थे, आपने क्या किया ये मैं जानता हूं। जो हमने किया वो पूरी जनता जानती है प्रणव दा। मैं आज गर्व से कह सकती हूं, मैं आज गर्व से कह सकती हूं कि 2 सरकारें आई हैं हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के समर्थन के बिना बनी थी। एक मोरारजी देसाई की और एक अटल बिहारी वाजपेयी की। 1977 में मोरारजी देसाई की और 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की। 6 साल तक कीमतें स्थिर रही थी, चीजें बाजार में उपलब्ध रही थी, कभी ना कीमतें बढ़ी थी। वो 2001 का जो दे रहे थे ना आंकड़ा, वो 2001 में हमारा राज था। वो 2001 का आंकड़ा जो दे रहे थे, पर वो क्यों था, वो क्यों था ये भी बता दूं कि हमारे समय के वित्त मंत्री फीसदी में बात नहीं करते थे। पीछे बैठे हैं जसवंत सिंह जी। जिस समय बजट पेश करने आए थे, लोगों ने पूछा था, पत्रकारों ने, आप क्या देंगे बजट में? तो उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि गृहिणी की गुठली में 4 आना और डाल सकूं तो मैं समझूंगा कि मेरा बजट सफल होगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड नहीं समझा सकते प्रणव दा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को वो समझा सकता है जो गुठली कह करके बात करता है, जो टुकिया कह करके बात करता है। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, वो हार्वर्डियन से ज्यादा बेहतर अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। लेकिन जो गांव की धरती में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, जिन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था को समझा है, जिन्होंने गांव की औरत की पीड़ा को जाना है, वो ये कह सका कि मैं गुठली में 4 आना और डाल दूं तो मैं समझूंगा कि मैंने बजट पेश किया है। फीसदी की भाषा बोलने वाले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते और उसका समाधान भी नहीं दे सकते। इसलिए आप मेरी बात को सुनिए और उसका जवाब उस समय जरूर दीजिए जिस समय आपको देना। आप बीच में भी देना चाहेंगे तो मैं यील्ड करूंगी। आप नेता सदन हैं और नेता सदन के प्रति मेरा जो सम्मान है, मैं उसमें यील्ड करूंगी। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रही थी कि आप जिन राइजिंग लेवल्स की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। कुछ लोगों की इनकम इतनी राइज की होगी कि वो 2000 रुपए पर प्लेट 5 सितारा होटल में जाके खा सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं
कि आपकी निगाह उन रेहड़ी वालों के प्रति, उन फेरी वालों के प्रति, उन छाबड़ी वालों के प्रति भी जाए जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पांव और अपना गला एक साथ थकाते हैं। मैं आज खड़ी हुई सदन में उनके लिए बोलने को। मैं उस फेरी वाले को देखकर मेरे कलेजे में टीस उठती है प्रणवदा। सर्दी में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, हाथ कोट की जेब से निकालने को मन नहीं करता, उस समय बर्फ जैसी ठंडी साइकिल के हैंडल दोनों हाथ से पकड़े हुए, दोनों पांवों से पैडल मारता हुआ वो मोहल्ला मोहल्ला कबाड़ी कबाड़ी कहकर चिल्लाता है। मैं उसके लिए खड़ी हुई हूं। मैं खड़ी हुई हूं उस रेहड़ी वाले के लिए जो तपती दोपहरी में जब बाहर झांकने को मन नहीं करता, दोनों हाथों से रेड़ा धकेलता हुआ 20 किलोमीटर का सफर करते हुए ऊंची ऊंची आवाज लगाकर अपने ग्राहकों को बुलाता है। मैं खड़ी हुई हूं उस छाबड़ी वाले के लिए जिसके अधेड़ कंधों पर, दोनों कंधों पर देहंगी उठाए हुए चना, मूंगफली और मक्का की खीर लेकर जो ऊंची ऊंची आवाज में अपने बाल ग्राहकों को बुलाता है। मैं पूछना चाहती हूं देश के वित्त मंत्री से, क्या उनकी आमदनी में 1 रुपए का भी इजाफा हुआ? क्या उनकी आमदनी में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी हुई है? बल्कि जो कुछ उनके पास बचा कुछ आता वो भी महंगाई की भेंट चढ़ गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आप बार बार ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, विद राइजिंग लेवल्स ऑफ इनकम, ये किनकी आमदनी बढ़ी है? आप जरा उनकी तरफ भी एक निगाह डालिए जिनकी आमदनी में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई। आप दूसरा तर्क देते हैं कि हमने किसानों को ज्यादा दाम देने शुरू कर दिए इसलिए महंगाई बढ़ गई। प्रणवदा, आपको मालूम है शरद भाऊ चले गए यहां से। महाराष्ट्र में कपास का किसान आत्महत्या कर रहा है। आंध्र का किसान क्रॉप हॉलिडे की घोषणा कर रहा है। पूरे देश में धान का किसान गैर खरीदी को लेकर के त्राही त्राही कर रहा है और मेरे गृह प्रदेश हरियाणा में बासमती का किसान सर पकड़कर रो रहा है। जब सत्र प्रारंभ हुआ 3 दिन तक महाराष्ट्र के साथी वेल में आते रहे कपास के लिए 6000 का भाव मांगने के लिए। हमारे जामनेर के विधायक गिरीश महाजन को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। 72 दिन में 13 आत्महत्याएं हुई हैं। 72 दिन में 13 आत्महत्याएं महाराष्ट्र में कपास के किसान ने की है। अभी मैं गोंदिया गई थी, गोंदिया में, भंडारा में, देवाड़ा गई थी। गोंदिया और भंडारा के किसान मुझे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, दीदी 1080 रुपया समर्थन मूल्य है, लेकिन 900 रुपए में खरीद कर रही हैं एजेंसियां। लदान के लदान लदे पड़े हैं, धान की खरीद नहीं हो पा रही। बासमती के लिए मेरे अपने गृह प्रदेश के किसान आए मेरे पास, ये अखबार लेकर आए, बोले बहन क्या कर रही है? हमारी आवाज उठा। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर है, धान ने बनाया कर्जदार, ये हरियाणा का, और ये बासमती ने मृत्यु कड़े का ना छोड़ दिया, ये हरियाणा का है। हरियाणवी भाषा में लिखा है, बासमती ने मृत्यु कड़े का ना छोड़ दिया कि मुझे बासमती बोया था, पिछली बार इतना दाम मिला था, लेकिन इस बार इतनी बासमती बोई है, सारी की सारी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई खरीद करने वाला नहीं, क्योंकि बासमती का समर्थन मुझे तो लगता नहीं। इसमें आपकी आयात निर्यात नीति इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक माल किसान के घर रहता है आप निर्यात की आजादी नहीं देते, निर्यात की अनुमति नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो माल वहां से व्यापारी के यहाँ पहुंचता है आप निर्यात की अनुमति दे देते हैं। अगर किसान के घर में पड़े हुए माल के समय आप निर्यात की अनुमति दें तो व्यापारी उससे महंगा खरीदेगा, उसको अच्छा दाम देगा। लेकिन आपका आयात और निर्यात की नीति इतनी गलत है कि किसान के घर में जब तक माल पड़ा रहेगा आप निर्यात पर पाबंदी लगा देंगे, और जैसे ही वो एक्सपोर्टर के यहाँ पहुंचेगा आप निर्यात खोल देंगे, और इसी के कारण ये किसान मर रहे हैं। आंध्र के किसान जब मेरे पास आए तो पूरा हिसाब लाए थे और उन्होंने कहा कि दीदी हम क्रॉप हॉलिडे क्यों ना करें। मैंने कहा देश की खाद्य सुरक्षा का सवाल है, आप लोग फसल नहीं बोएंगे तो देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने कहा मगर हमारा क्या होगा, कभी सोचा है आपने? और हिसाब लगाकर उन्होंने बताया 2000 रुपए प्रति एकड़ का घाटा हो रहा है उन्हें। 2000 रुपए प्रति एकड़। खाद महंगी, बिजली महंगी, बीज महंगा, पानी महंगा, और पूरा लागत मूल्य लाए थे और बोले जितना मर्जी समर्थन मूल्य इन्होंने बढ़ा दिया, उसके बाद भी 2000 रुपए प्रति एकड़ का घाटा हम कैसे उठाएं। तो अगर फायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान से तो बच जाएंगे, इसलिए हमने क्रॉप हॉलिडे की घोषणा की।
आप कहते हैं आपने किसानों को ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया इसलिए महंगाई बढ़ गई। अरे किसान बेचता तो एक चीज है, बाकी तो सारी खरीदता है, लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं है। आप बात करते हैं बड़े विदेशी पूंजी निवेश की। ये जिन रेडी फेरी और छावड़ी वालों की मैंने बात की है, आपके यहाँ ये एफडीआई अगर आ गई खुदरा व्यापार में, तो इनके तो केवल रोजगार ही तबाह नहीं होंगे, इनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मुझे मालूम है, अभी कुछ लोग कहते हैं जब से ये निर्णय लंबित हुआ है कि साहब एक बिग टिकट रिफॉर्म होने वाला था, आपने क्यों रुकवा दिया? प्रणवदा, रिफॉर्म वो होता है जिससे देश के लोगों की जिंदगी सुधरे। रिफॉर्म वो नहीं होता जिससे अमेरिका में इमेज सुधरे। अंतरराष्ट्रीय जगत में छवि सुधारने से रिफॉर्म नहीं होता। रिफॉर्म तब होगा जब इन रेडी फेरी छावड़े वालों की इनकी गुल्लक में 4 पैसे डलेंगे। अगर ये विदेशी पूंजी निवेश आ गया तो ये तो मशक्कत करने वाले लोग, जिनको ना धुंध रोक पाती है ना कोहरा रोक पाता है, क्योंकि एक दिन भी अगर नहीं कमाएंगे तो रात का चूल्हा नहीं जलेगा, इनके रोजगार ही खत्म नहीं होंगे, इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आप तीसरा तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गए। अरे अंतर्राष्ट्रीय दाम पेट्रोल के बढ़े तो समझ में आती है कि यहाँ दाम बढ़ गए, लेकिन बाकी किस चीज के दाम अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं जिसका यहाँ असर पड़ता? और अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं तो आपने 395 रुपए आज गैस के दाम कर दिए। कभी सोचा उस मध्यम वर्गीय महिला के लिए जिसकी रसोई में जिन चीजों को वो बनाती है उन सब में आग लग गई, पर जिन चीजों पर पकाती है उसकी आग बुझ गई? गैस जलाती है तो गैस महंगी, अगर स्टोव पर पकाती है तो मिट्टी का तेल महंगा, अगर अंगीठी जलाती है तो कोयला महंगा, अगर चूल्हा जलाती है तो लकड़ी महंगी। खाने बनाने वाली चीजों में आग लगी पड़ी है और खाना बनाने वाली चीजों में आग बुझी पड़ी है। क्या हालत है? आप कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई इसलिए महंगाई बढ़ गई। अगर जनसंख्या बढ़ने पर महंगाई बढ़ गई तो हाथ उठा दीजिए। फिर क्यों कहते हैं कि 3 महीने बाद हम कम कर देंगे या पिछले हफ्ते में कम हो गई है? क्योंकि 3 महीने में जनसंख्या बढ़ी हुई तो घटेगी नहीं, पिछले हफ्ते में जनसंख्या घटी भी नहीं होगी, नहीं, और पिछले हफ्ते में जनसंख्या घटी भी नहीं होगी जो कहते हैं कि महंगाई घट गई। जनसंख्या के लिए एक अलग दृष्टिकोण भी है प्रणवदा। अगर 121 करोड़ पेट आपसे खाना मांग रहे हैं तो 242 करोड़ हाथ काम करने को भी तैयार है। जो जनसंख्या आ गई उससे महंगाई बढ़ाने घटाने की बात नहीं, अगर उसको रोजगार मुहैया करा दें तो हाथ भारत निर्माण में भी लगेंगे और वो हाथ महंगाई बढ़ने भी नहीं देंगे। लेकिन ये जो आपके तर्क हैं ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क हैं। सच्चाई ये है कि महंगाई बढ़ी है आपकी गलत नीतियों के कारण, महंगाई बढ़ी है सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण। 1 वर्ष में सीएजी ने 6 घोटाले निकाल कर रख दिए और करोड़ों करोड़ के घोटाले। और जहां तक नीतियों का सवाल है, आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि रुपए का इतना ज्यादा अवमूल्यन हुआ है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि 60,000 टन से ज्यादा का अनाज स्टोरेज के अभाव में सड़ रहा है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि बाजार से आपको 53,000 करोड़ का ऋण लेना पड़ रहा है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि 24 बार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि आरबीआई को 13 बार ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। आप 2 तरीके अपनाते हैं महंगाई को दूर करने के, एक कर्ज ले लो, एक ब्याज दर बढ़ा दो। वो महर्षि चारवाक ने कहा था ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो पूरे का पूरा लागू होता है इस सरकार पे। कर्जा लेके घी पियो। जो आपने बजट में उल्लेख किया था उससे 53,000 करोड़ रुपया ज्यादा बाजार से ऋण ले रहे हैं, ये एक समाचार पत्र में छपा था। जहां तक ब्याज दरों का सवाल है, आपको मालूम है जब ब्याज दर बढ़ती है तो औद्योगिक विकास भी बाधित होता है और हाउसिंग सेक्टर तो मर ही जाता है। आपको मालूम है ना प्रणवदा कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था संकट में ग्रस्त होती है तो 2 चीजें उसे उबारती हैं, हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि उसमें चौतरफा गतिविधि होती है। स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, ट्रक चाहिए, बजरी चाहिए, लेबर चाहिए, कारखाने चलते हैं, लोग काम पर लगते हैं। पुराने समय में सुनते थे अकाल पड़ा तो राजा ने तालाब खुदवाए, नहीं जरूरत थी तो भी महल बनवाया, क्योंकि निर्माण कार्य में चौतरफा गतिविधि होती है। और आपके यहाँ ये हालत है,
निर्माण कार्य की और इंफ्रास्ट्रक्चर की कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग इतनी तेज गति से हमारे यहाँ चल रहे थे, वो राजमार्ग नए तो बनने क्या थे, पुराने भी इतने खस्ता हालत में कि उनकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही। और आज तो हम चौंक गए अखबार पढ़कर कि राष्ट्रीय राजमार्ग के सारे चीफ इंजीनियरों ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये हालत है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इतनी प्राथमिकता में कम देंगे, हाउसिंग सेक्टर को बड़े ब्याज दरों से मारेंगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था उभरेगी कैसे? आप बाहर से ऋण लेते हैं बाजार से। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप विदेशों में जमा धन कल वापस ले आए और सरकारी खजाने को लुटने से बचा लें, तो कल महंगाई खत्म हो जाएगी। आप पूछते हैं सुझाव दो, अरे कमेटी दर कमेटी ने सुझाव दिए हैं आपको, सत्र दर सत्र चर्चा की है हमने। आज मैं दे रही हूं सुझाव, ले आओ बाजार से सारा विदेश से काला धन वापस ले आओ, सरकारी खजाने की लूट बंद करवा दो, कल आम आदमी पर यह बोझ बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन वो आपको नहीं करना। आपको तो फीसदी में आंकड़े दिखा करके 6.6 और 8 पॉइंट ये और 12.21 और 27.88 इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको बताते हैं तो आपके लोग मानते भी नहीं कि आंकड़े सही दे रहे हैं हम। कितने दिन के बाद मोंटेक सिंह आलूवालिया माने हैं कि आंकड़े हमारे सही थे? ये उनका इंटरव्यू देखिए, ये मैं उनका इंटरव्यू लेकर के आई हूं, जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, इट इज ट्रू दैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज हायर देन व्हाट वी हैड थॉट इट वुड बी. It's absolutely true that we have been hoping that this would happen earlier, and to that extent our credibility becomes questioned. अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। ये ऑन कोट है जो मैंने पढ़ा है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा? He argued that the government was hoping that inflationary pressure would ease from the beginning of next year. अब ऑन कोट है, by February you will have the January data. And if it turns out that inflation is not coming down by then we really don't know what we are doing. मैंने बहुत दिन पहले एक पुस्तक पढ़ी थी प्रणवदा, जिसका हेडिंग था What they don't teach you at Harvard. जब मैंने ये इंटरव्यू सुना मोंटेक सिंह आलूवालिया का, तो इमीडिएटली मेरे मुंह से निकला What they don't teach you at Harvard. आपको पता नहीं, एक हताशा भरा बयान है ये कि फरवरी में हमें जनवरी का डेटा मिल जाएगा और अगर तब तक महंगाई नीचे नहीं आई तो हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। एक ऐसा ही बयान उस दिन आपने भी दिया था चलते हुए टीवी को। मुझे नहीं मालूम देश किधर जा रहा है प्रणवदा, देश उधर जा रहा है जिधर आप ले जा रहे हैं। That is on attack of Sharad Pawar. I know. सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो उसका जवाब दे रही हूं। कहा था आपने जिस संदर्भ में, मुझे नहीं मालूम देश किधर जा रहा है, मैं तो उसका जवाब दे रही हूं, देश उधर जा रहा है जिधर आप ले जा रहे हैं। क्योंकि लीड तो आप कर रहे हैं, यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप गवर्नमेंट हैं, आप लीडर हैं, आप सरकार हैं, आपके नेतृत्व में आप जिधर ले जा रहे हैं देश उधर जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो हताशा भरे बयान आपके आए, ये जो हताशा भरा बयान आलूवालिया जी का आया, मोंटेक सिंह आलूवालिया का, हमें नहीं मालूम हम क्या करेंगे। ये हताशा और निराशा 121 करोड़ का देश नहीं सह सकता, नहीं सुन सकता। अगर उन्होंने आपको सत्ता सौंपी है तो आप रास्ता निकालिए, क्योंकि आपको काम ही, इसीलिए आपको शासन में उधर बैठाया है और हम इधर बैठे हैं। हम तो प्रहरी हैं जनता के, इसलिए हम तो जनता की बात कहेंगे, चाहे हमारा भाषण आपको रेपिटेटिव लगे चाहे कुछ लगे। जब तक जनता दर्द सहती रहेगी, आप जनता को दर्द देते रहेंगे, हम जनता की बात कहते रहेंगे। चाको जी अभी कह रहे थे जन चेतना यात्रा से महंगाई कम होगी, नहीं, जन चेतना यात्रा से महंगाई कम नहीं होगी, पर जन चेतना यात्रा से आम आदमी को ये जरूर लगेगा कोई मेरा दर्द सुनने आया है, कोई मेरा दर्द कहने आया है, कोई मेरी बात समझने आया है। जन चेतना यात्रा से महंगाई कम नहीं हो रही थी, मगर एक बात का आश्वासन उन्हें मिल रहा था कि कम से कम हमारे दर्द को जबान देने की किसी ने कीमत तो चुकाई, किसी ने बात तो की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं,
हताशा और निराशा में से रास्ते निकलते हैं। ग्लोबल रिसेशन तक लोगों ने खत्म की है। और आपके यहां जो चीज चल रही है ना, आप जिस तरीके से रास्ते निकालना चाहते हैं वो रास्ता सही नहीं है। आप कहते हैं विदेशी पूंजी निवेश आ जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। जिस देश से आप विदेशी पूंजी निवेश ला रहे हैं ना, वहां स्मॉल बिजनेस सैटरडे के आंदोलन हो रहे हैं। पहुंची हैं वो क्लिपिंग्स आप तक? स्मॉल बिजनेस सैटरडे, वहां का छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे बचाओ। तो स्मॉल बिजनेस सैटरडे छोटे दुकानदार के लिए, उससे शनिवार को उससे चीजें खरीदो, ये एक आंदोलन चला है। और राष्ट्रपति ओबामा ट्विटर पर उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, इनसे चीजें खरीदो। आप छोटे दुकानदार को भी मारने में लगे हैं, आप किसान को भी मारने में लगे हैं, और आप महंगाई के अंदर ये जो आम आदमी है ऊपर से उपहास करते हैं कि उसने खाना खाना ज्यादा शुरू कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये उपहास बंद करिए, ये मजाक बंद करिए, मगर ये हताशा और निराशा भी छोड़िए। एक कवि की 2 लाइनें हैं, जहां पर बंद होते हैं सभी ये रास्ते आकर, वहीं से फूट पड़ती हैं नई राहें जमाने की। रास्ता कभी बंद नहीं होता, आप रास्ता निकालिए, और अगर आपसे रास्ता नहीं निकलता तो गद्दी छोड़िए, फिर हम नई राह दिखाएंगे, ये आपको विश्वास देती है। धन्यवाद।